भाई कॉन्फिडेंस तो ओनाना जैसी है। अगर ओनाना जितना कॉन्फिडेंस हम में आ जाए तो भाई तुम्हारी भी आज एक भाभी होती। कंट्रोल कंट्रोल उदय। लेकिन भाई कम्युनिटी शील्ड में जिस तरीके से हालैंड ने ओनाना के ब्लफ पे नहले पे दहला मारा है, बट एक्चुअली मैं शायद से ट्रांसफर मार्केट में इस समय जो नहले पे दहला मार रहा है वो कोई और नहीं बल्कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ही है। आज के एपिसोड में तमाम हम चीज़ों पे बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं कि भाई यूनाइटेड ने ऐसा प्रण ले कौन सा लिया कि भैया वो रुकने को राजी नहीं है। ज़िरक्ज़ी और यहाँ पर लेनी यूरो के बाद, जिसमें लेनी यूरो के लिए उन्होंने रियल मैड्रिड को बीट किया, और अब उन्होंने बायर्न म्यूनिख जो कि अपने आप में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके दो फर्स्ट टीम प्लेयर मैथिस de Ligt और यहाँ पर माजुराई को वो उठा के ले आए। अगर कंबाइंड डील की बात करें तो मेरे को लगता है यहाँ पर 70-80 मिलियन की पूरी डील हुई है, जहाँ पर 15-20 में माजुराई आया और 50-60 में यहाँ पर de Ligt को लेके आए हैं। ऐसे में सबसे पहले अगर माजुराई की बात करें, देखो वहाँ पर ऑलरेडी डियोगो डालो खेलता है, लेकिन माजुराई से ये बताया गया है कि भाई ऑफेंसिवली ही कुड प्ले। अगर डियोगो डालो की बात करें तो वो एज अ लेफ्ट बैक भी खेल सकता है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि FA कप के फाइनल में वो एज अ लेफ्ट बैक ही खेला था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें de Ligt, देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे de Ligt क्योंकि बायर्न में खेलता है तो ऑब्वियसली सबकी नज़रें भी उस पर रहती हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर उसके इंजरीज के रिकॉर्ड सामने लेके आएंगे, लेकिन अगर मैं पिछले 1-2 साल की बात करूँ तो उसने सिर्फ 27 गेम मिस किए हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जितने हैरी मैग्वायर ने मिस किए हैं। विक्टर लिंडेलॉफ ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में 31 मिस किए हैं। वहीं अगर हम लिसांड्रो मार्टिनेज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट 70 गेम मिस कर चुका है इंजरीज के चलते। बात असल में सही है, इंजरीज का रिकॉर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड में प्लेयर्स का आके बद से बदतर हो जाता है। लेकिन जब आप मैथिस de Ligt की बात करते हो तो उसके जो स्टैट्स है ना वो एस्ट्रोनॉमिकल हैं। वो एक ऐसा बंदा है जो कि ना ही सिर्फ अपने स्टैटिस्टिक्स और अपने नंबर्स की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड में छाने वाला है, बल्कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से भी छाने वाला है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि जिस टाइम 2019 में आयक्स का वो मैजिकल चैंपियंस लीग रन आया था, और उस आयक्स को मैं इतना हेट करता था क्योंकि ऑफकोर्स चैंपियंस लीग में यूवेंटस जिसको रोनाल्डो लीड कर रहे थे उसमें यही भाई साहब कैप्टन थे और इन्होंने ही विनिंग हेडर भी मारा था। लेकिन मैथिस de Ligt की बात करें तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव पासिंग की बात करें, यहाँ पर टैकल्स की बात करें, एरियल डुअल की बात करें, या फिर यहाँ पर इंटरसेप्शंस की बात करें, या फिर सेफ पासिंग की बात करें, अपनी पोजीशनिंग की बात करें, हर एंगल से ये बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है, बहुत बड़ा रेनोवेशन होने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड का डिफेंसिव डिपार्टमेंट में। हमेशा की तरह जिस हर साइनिंग पे, चाहे लेनी यूरो की साइनिंग हो, चाहे यहाँ पर ज़िरक्ज़ी की साइनिंग हो, चाहे यहाँ पर मेसन माउंट की साइनिंग हो, अब de Ligt की साइनिंग हो, ओनाना की साइनिंग हो, हर एक साइनिंग के बाद, हर एक रेवोल्यूशनरी साइनिंग के बाद मैंने ये चीज़ बोली है और एक बार फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ, साइनिंग तब तक ही वो सुपरस्टार साइनिंग रहेगी जब तक उसको यूज़ करने वाला मैनेजर अपने आप में भी अडेप्टेशन लेके आएगा। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के कम्युनिटी शील्ड वाले मैच से, देखो मैच को पेस पकड़ने में टाइम तो लगा। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि मैच को एज अ प्री सीजन मैनचेस्टर डार्बी की तरह ट्रीट किया जा रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ के बाद ऑफकोर्स थोड़े स्टेक्स समझने आ गए, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर हाफ टाइम के बाद स्टेक्स समझने लगे, लेकिन ऑफकोर्स हाफ टाइम के बाद स्टेक्स ऊपर हो जाते हैं। यहाँ पर डेफिनेटली अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं नीली साइड की, देखो यहाँ पर रिको लुइस की अगर हम बात करें और ऑस्कर बॉब की बात करें, भाई देखो हाइप नहीं मिलती इन प्लेयर्स को, लेकिन ये प्लेयर्स पूरी तरीके से हाइप डिजर्व करते हैं। बेहतरीन प्लेयर, ऑन द बॉल, ऑफ द बॉल, वो पेप गार्डियोला की स्ट्रैटेजी, वो टैक्टिक्स, वो पूरा का पूरा दिमाग पेप गार्डियोला इनमें घुसेड़ने में सक्सेसफुल रहा है। अच्छा लगता है, सिल्की है, बढ़िया लगता है। इसके साथ ही मैथिस नूनेस की बात करें, पहला सब्स्टिट्यूशन था, अच्छा लगा, अच्छा कैमियो था। लेकिन अगर हम यहाँ पर सबीनियो की बात करें तो उसका भी एक अच्छा गेम मेरे को देखने को मिला। बाकी अगर मैं हालैंड की बात करूँ, ज़्यादा मज़ा नहीं आया। बर्नार्डो सिल्वा की बात करें तो ठीक है, डी ब्रुयन की बात करें तो उसका भी मिसप्लेस पास है, बट अगेन समझ में आता है गिवन द फैक्ट कि उसके भी यहाँ पर अभी प्री सीजन मूड में ही है, फिटनेस में आने में टाइम लगेगा। अब मैनचेस्टर की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्राइट स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। कासिमीरो का ये बेहतरीन गेम था, इतना प्यारा जवाब उसने मेरे को और तमाम उन क्रिटिक्स को दिया है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का कासिमीरो का पूरा सफ़र ख़त्म मान रहे थे। ऐसे में कासिमीरो ने अपने आप को बहुत बड़ा धक्का दिया है, बहुत बढ़िया पुश दिया है कि यहाँ पर वो स्टार्टिंग लेवल में अपनी जगह बना सकता है, और उसका भी एक रोल होने वाला है टेन हैग की नई यूनाइटेड में। इसी के साथ गार्नाचो की बात करें, ऑफकोर्स फिटनेस वो भी पकड़ रहा है, लेकिन गार्नाचो का गेम भी अच्छा तो था। इसी के साथ यहाँ पर अगर अहमद दियालो की बात करें तो गेम तो आई थिंक उसी ने ही बनाया था।
ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर हम कोबी माइनो की बात करें, हैरी मैग्वायर की बात करें, ओनाना की बात करें, लिसांद्रो को लेफ्ट बैक पे खिलाया गया, डिएगो डालो अपने राइट बैक पे था। गेम मेरे को अच्छा लगा, गेम मेरे को अटैकिंग वाइज अच्छा लगा, काफ़ी मेरे को यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिली जो पिछले सीजन में नहीं थी। जैसे ठहराव था, ब्रूनो फर्नांडिस की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ब्रूनो को आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते, ब्रूनो को आप कॉपी भी नहीं कर सकते। अगर मैं मैन टू मैन प्रेसिंग की बात करूँ तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्ले आउट फ्रॉम द बैक स्ट्रक्चर का अच्छा मुंह तोड़ जवाब था मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास, और वो देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी जो फिटनेस लेवल है वो पीक पे नहीं गई है, तो मैं यहाँ पर बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करूँगा। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड से, तो भाई यहाँ पर विनीसियस और एम्बापे का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, और उससे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो गेम का मज़ा बांधने वाले हैं ये दो लोग, ये कहीं ना कहीं बेंजिमा और विनीसियस की पार्टनरशिप को एक्लिप्स कर जाने वाले हैं। और हमको नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर बेलिंगम और रॉड्रिगो का भी नाम है। लेकिन रियल मैड्रिड के रिगार्डिंग अब सबसे पहले ये चीज़ है कि ऑफ कोर्स 4 दिन में सुपर कप खेलने वाले हैं, और कार्लो एंसेलोटी अपने पत्तों को ज़्यादा छुपाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 साल की अगर हम बात करें चैंपियन लीग जीतने की आदत है ना मैड्रिड को, तो यहाँ पर जब भी सुपर कप आता है तो कार्लो एंसेलोटी का बहुत ही प्यारा सा मोटस ऑपरेंडी होता है कि जो लोग चैंपियन लीग जीतते हैं वो लोग सुपर कप खेलना डिजर्व करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स सुपर कप खेलने के लिए आपको चैंपियन लीग जीतना चाहिए। अब इससे तुम्हारे दिमाग में भी सवाल होगा, तो इसका मतलब क्या किलियन एम्बापे नहीं खेलेगा? अब देखो ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि एम्बापे को स्टार्टिंग से रखा जाने वाला है या फिर एम्बापे को सेकेंड हाफ में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लेकिन इस बात की पूरी चांसेस है कि एम्बापे का अच्छा खासा आधा घंटे का तो मिनिमम टाइम हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पर क्रूस नहीं है और अब यहाँ पर नाचो नहीं है, तो नाचो की जगह तो ईडर मिलिटाओ बिल्कुल मैन टू मैन यहाँ पर स्वैप है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर मॉड्रिच को टोनी क्रूस, और इसका हिंट कार्लो एंसेलोटी ऑलरेडी दे चुका है। इसी के साथ यहाँ पर चुआमेनी और कामाविंगा किसको नॉड मिलेगा ये देखने वाली बात है। लास्ट टाइम जब यूसीएल फाइनल हुआ था तो यहाँ पर कामाविंगा को खेलने दिया गया था क्योंकि चुआमेनी इंजर्ड था। देखना पड़ेगा कि अभी यहाँ पर किन प्लेयर्स को नॉड दिया जा रहा है। अगर एम्बापे को खिलाया तो इसका मतलब रॉड्रिगो बाहर बैठेगा, और ये चीज़ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट हो सकता है। लेकिन नेवरदलेस मेरे को लगता है रियल मैड्रिड यहाँ पर ऑलरेडी एम्बापे की पहली ट्रॉफी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और ऑब्सेस्ड नहीं है कि एम्बापे की पहली ट्रॉफी में एम्बापे का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अगर बार्सिलोना की सरदर्द की बात करें, निको विलियम्स का मामला थोड़ा ठंडा हो गया है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में बात करा था किस तरीके से लेपोर्टा यहाँ पर निको विलियम्स के केस को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूँ तो मामला ठंडा दिख रहा है। अगर यहाँ पर और किसी रिपोर्ट की बात करूँ तो बताया गया है कि भाई हंसी फ्लिक के पास अब एक सरदर्दी आ गई है, क्योंकि ओलंपिक्स में जहाँ स्पेन जीत गई, लेकिन फर्मिन लोपेज ने यहाँ 6 गोल और 1 असिस्ट आई थिंक, जिस तरीके से वो ओलंपिक्स में तोड़ रहा है, पाब्लो तोरे, डैनी ओल्मो, इल्काई गुंडोगन और यहाँ पर अब फर्मिन लोपेज, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं, जब तक पेड्री वापस नहीं आता 4 ऐसे प्लेयर हैं जो कि एक ही पोजीशन पे खेलेंगे अगर निको विलियम्स आता है। क्योंकि अगर निको विलियम्स आएगा तो लेफ्ट विंगर तो निको विलियम ही बनेगा, राइट विंगर आपका लमीन यमाल और स्ट्राइकर आपका लेवेंडोव्स्की। ऐसे में यहाँ पर टू गुड ऑफ अ हेडेक यहाँ पर हंसी फ्लिक के पास आता हुआ दिख रहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर निको विलियम्स नहीं आता तो डैनी ओल्मो एज अ लेफ्ट विंगर खेलेगा, और यहाँ पर आपको इल्काई गुंडोगन एज अ नंबर 10 देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको फेरान टोरेस भी देखना पड़ेगा, फिर अंसू फाटी भी आएगा। तो देखो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि हंसी फ्लिक के इस नए बार्सिलोना के एरा में कौन अपनी अपॉर्चुनिटी को सही से लेता है। विक्टर ओगे के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट ये है कि पूरी तरीके से बाहर नहीं जाएगा, ऑन लोन जाएगा। यहाँ पर इसी के साथ यूलियन अराउजो को भी बर्नमथ को सेल कर दिया गया फॉर 10 मिलियन। ऑफ कोर्स एक पूरा अच्छा प्रॉफिट निकालने वाले हैं यहाँ से, और इसी के साथ यहाँ पर और 1-2 प्लेयर्स की विदाई का भी पूरा हिसाब बनाया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर चेल्सी की, तो पेड्रो नेटो को साइन किया गया, बढ़िया प्लेयर, तारीफ करनी बनती है। ऑफ कोर्स चेल्सी जो हंगामा और हल्ला काट रही है ट्रांसफर मार्केट में, काफ़ी का सेंस बन रहा है और काफ़ियों का नहीं बन रहा, लेकिन इसका पूरा सेंस बन रहा है। रहीम स्टर्लिंग की बात करें, मुद्रिक की बात करें, मादुएके की बात करें, कोई उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे पेड्रो नेटो अगर इंजर्ड नहीं होता तो वो अचीव कर सकता है। पेड्रो नेटो गोल स्कोरिंग, ड्रिबलिंग, पासिंग, प्रोग्रेसिंग, पोजिशनिंग एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मेनेस है। और कोल पाल्मर, पेड्रो नेटो, भाई वी आर नॉट रेडी फॉर चेल्सी। अगर मरेस्का का काम कर दिया ना, अगर मरेस्का का सिक्का चल गया चेल्सी में इन प्लेयर्स के साथ, भाई बहुत मज़ा आने वाला है। इस बार प्रीमियर लीग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ऑफ कोर्स यहाँ से प्रेशर बनता है लिवरपूल पे,
और टॉटनम पे, बिकॉज दे आर द वन हु आर एक्चुअली डूइंग श्रूड साइनिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पर 65 मिलियन में क्लब रिकॉर्ड साइनिंग सोलंके को यहाँ पर टॉटनम लेके आई है, जिसके रिगार्डिंग मिक्स्ड रिव्यूज हमको देखने को मिले, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि 19 गोल मारे हैं पिछली बार सोलंकी ने। तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉटनम और आगे पोस्टेकोग्लू को बहुत अच्छे से पता है कि किस प्लेयर को कैसे यूज़ करना है। लेकिन इसका मतलब ये है कि शायद से रिचार्लिसन पे अब थोड़ा थोड़ा टॉटनम का भरोसा उठता हुआ जा रहा है। यहीं रीस जेम्स ने भाई एक बार फिर से इंजरी हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें बहुत ज़्यादा दुख वाली बात नहीं है। दुख की बात रीस जेम्स के लिए, नॉट फॉर चेल्सी, बिकॉज रीस जेम्स अगर फिट भी होता तब भी नहीं खेल पाता, वो पहले 3 गेम के लिए सस्पेंडेड है। यहाँ पर बताया गया कि पहले इंटरनेशनल ब्रेक के बाद 14 सितंबर की तारीख तय की गई है जब वो वापसी अपनी करने वाला है। दैट्स अ बिग डील। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम रियल मैड्रिड की बात करें तो बताया जा रहा है कि अगर रियल मैड्रिड यहाँ पर आर्नोल्ड को लेके आती है 2025 में, वैसे तो इतू सी निम्मी सी रिपोर्ट्स हैं कि डियोगो डैलो को भी वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं मैनचेस्टर यूनाइटेड जाने नहीं देगी। रियल मैड्रिड के पास इन दोनों के अलावा यहाँ पर जेरेमी फ्रिम्पोंग भी है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर अगर ऐसा लिवरपूल नहीं रोक पाती आर्नोल्ड को तो वो कॉनर ब्रैडली को एज अ सक्सेसर देख रहे हैं। बहुत अर्ली रिपोर्ट्स है, इसलिए मैं ज़्यादा डीप डाइव इसमें कर नहीं रहा हूँ।